हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7th की विज्ञान की बुक से चैप्टर नंबर 10 विद्युत धारा और इसके प्रभाव। पिछले क्लास में हमने चैप्टर 1 से चैप्टर 9 तक कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। मैंने इस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट नोट्स को हाईलाइट कर दिया है, आप चाहें तो आप अपनी बुक में भी हाईलाइट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं विद्युत धारा के बारे में, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में और इसके क्या प्रभाव होते हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। आप ये जानते होंगे कि जो इलेक्ट्रिसिटी होती है उसमें गर्मी भी होती है, तो हम इलेक्ट्रिसिटी की, विद्युत धारा की जो हीट है, जो ताप है, उसके प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे। और जो विद्युत धारा होती है उसमें मैग्नेटिक इफ़ेक्ट भी होता है, यानी कि वो चीज़ों को अपनी ओर खींचती भी है। तो ये जो मैग्नेटिक इफ़ेक्ट है उसके बारे में भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि विद्युत अवयवों के प्रतीक क्या होते हैं। विद्युत अवयव का मतलब ये होता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी में जिस जिस चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है वो विद्युत अवयव होते हैं। और जो विद्युत अवयव होते हैं उनके भी सिंबल होते हैं, उनके भी प्रतीक होते हैं। सबसे पहले हम विद्युत अवयव के सिंबल के बारे में पढ़ लेते हैं। यहाँ लिखा है, ये क्या है? विद्युत अवयव है। विद्युत अवयव में ये पहला है विद्युत सेल, यानी कि ये विद्युत सेल है। इसके प्रतीक क्या होंगे? इसके प्रतीक आप इस तरह से देख सकते हैं। एक लंबी और पतली रेखा है और दूसरी छोटी और मोटी रेखा है। ये जो पतली और लंबी रेखा है वो धन टर्मिनल को बताती है, यानी कि ये धन टर्मिनल को बताती है। और ये जो छोटी और मोटी रेखा है ये जो ऋण टर्मिनल है उसको बताती है, यानी कि इसको बताती है। ये जो विद्युत सेल है, जब इसे इस तरह से सजा कर रखा जाता है, जब इसे इस तरह से रखा जाता है तो ये बन जाता है बैटरी। ये 2 सेलों की बैटरी है और ये 4 सेलों की बैटरी है। नेक्स्ट है विद्युत बल्ब। ये क्या है? विद्युत बल्ब का जो सिंबल है वो इस तरह से होता है, फिलामेंट का सिंबल होता है। ये क्या करता है? ये जो इलेक्ट्रिसिटी होती है उसको प्रकाश जो ऊर्जा होती है उसमें बदल देती है, तापीय ऊर्जा में बदल देती है। ये क्या है? स्विच ऑन स्थिति में, यानी कि हम लोगों ने स्विच का इस्तेमाल किया था, तो ये जो स्विच है उसकी जो प्रतीक है, सिंबल है, वो इस तरह से है, यानी कि जब ऑन रहेगी तो इस तरह से सिंबल होगा, अगर जब स्विच ऑफ रहेगी तो इस तरह से सिंबल होगा। बैटरी किसे कहते हैं? 2 सेलों को जब आपस में जोड़ा जाता है या 4 सेलों को आपस में जोड़ा जाता है तो वो बैटरी कहलाता है। और इसका जो प्रतीक है, जो सिंबल है, वो कुछ इस तरह से है, यानी कि जो धन टर्मिनल है उसके बाद ऋण टर्मिनल है, और ऋण टर्मिनल किससे जुड़ा है? फिर धन टर्मिनल से, फिर धन टर्मिनल के आगे है ऋण टर्मिनल, और फिर ऋण टर्मिनल के आगे है धन टर्मिनल, और धन टर्मिनल के आगे है ऋण टर्मिनल। इस तरह से बैटरी बनाए जाते हैं। ये क्या है? संयोजी तार। ये संयोजी तार का सिंबल इस तरह से होता है और ये खुद से धारा को फ्लो करता है और एक रास्ता बनाता है। टॉर्च, ट्रांजिस्टर, रेडियो, खिलौने, टीवी, रिमोट कंट्रोल जैसी कई युक्तियों में बैटरी उपयोग की जाती है। जो बैटरी है वो आखिर कहाँ इस्तेमाल की जाती है? इस तरह के जो सेल होते हैं जब उन्हें आपस में मिलाया जाता है तो बैटरी बन जाती है। तो ये बैटरी आखिर कहाँ इस्तेमाल किए जाते हैं? टॉर्च में यूज़ किए जाते हैं, ट्रांजिस्टर में यूज़ किए जाते हैं, रेडियो में इस्तेमाल किए जाते हैं, खिलौनों में, टीवी, रिमोट कंट्रोल में, जैसे बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं जिनमें बैटरी का इस्तेमाल किया जाता है। तथापि इनमें से कुछ युक्तियों में विद्युत सेलों को सदैव एक के बाद दूसरे को नहीं रखा जाता है। हालांकि हमेशा जो ये विद्युत सेल होते हैं उन्हें एक के बाद दूसरे को नहीं रखा जाता है, यानी कि जो सेल होता है इस तरह से हमेशा नहीं रखा जाता है, इन्हें दूसरे तरीके से भी रखा जाता है। कभी कभी सेलों को एक के
साथ दूसरे से सटाकर रखा जाता है। कभी कभी क्या होता है कि जो सेल होते हैं इस तरह से सटाकर रखे जाते हैं या फिर सेलों को इस तरह से रखा जाता है। किसी भी युक्ति की बैटरी प्रायः इसमें एक मोटा तार अथवा धातु की पत्ती होती है जो एक सेल से धन टर्मिनल को दूसरे सेल के ऋण टर्मिनल से जोड़ती है। यहाँ लिखा है कि किसी भी युक्ति के बैटरी यानी कि किसी भी तरह से अगर आप बैटरी बनाते हैं तो इसमें एक मोटा तार या फिर धातु की पत्ती होती है जो एक सेल के धन टर्मिनल को दूसरी सेल के ऋण टर्मिनल से जोड़ती है। आप ये देख सकते हैं, ये धन टर्मिनल है। धन टर्मिनल के जो तार हैं वो ऋण टर्मिनल से जुड़े हैं, फिर यहाँ से जो तार है वो दूसरे ऋण टर्मिनल से जुड़े हुए होते हैं। बैटरी के खानों में सेलों को सही ढंग से रखने के उद्देश्य से आपकी सहायता के लिए प्रायः इन पर पॉजिटिव तथा नेगेटिव चिन्ह अंकित होते हैं। आप सही ढंग से बैटरी को पहचान सको, उसके सेलों को सही ढंग से रख सको, इसकी वजह इसके लिए क्या किया जाता है कि जो बैटरी होते हैं उनमें टर्मिनल को दर्शाया जाता है। ये ऊपर का जो टर्मिनल है वो पॉजिटिव है और नीचे के जो टर्मिनल है वो नेगेटिव है। इसे दर्शाने के लिए प्लस और माइनस का चिन्ह लगाया जाता है ताकि आपको समझ में आ सके कि कौन सा धन टर्मिनल है और कौन सा ऋण टर्मिनल है। आप ये याद रखिएगा कि जो धन टर्मिनल है वो एक दूसरे के सामने नहीं रखा जाता। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे। हमेशा प्लस के साथ माइनस को ही रखा जाता है, यही एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और जो करंट होता है वो फ्लो होता है। अगर आप प्लस के साथ प्लस टर्मिनल को जोड़ेंगे तो जो फ्लो है वो नहीं होगा। माइनस को माइनस के साथ अगर रखेंगे, माइनस टर्मिनल को माइनस टर्मिनल के साथ रखेंगे तो भी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो फ्लो नहीं होगी, एनर्जी फ्लो नहीं होगी। लकड़ी के एक गुटके, लोहे की 2 पत्तियों तथा रबड़ के छल्लों का उपयोग करके एक सेल होल्डर बना सकते हैं। यह आवश्यक है कि रबड़ के छल्ले धातु की पत्तियों को कसकर जकड़े रहें। यानी कि यहाँ पर अगर आप बैटरी बना रहे हैं तो किस तरह से सेलों को आप इकट्ठा कर सकते हैं, किस तरह से आप सेलों को एक दूसरे के साथ मिलाकर रख सकते हैं। तो इसके लिए आप एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। लकड़ी का एक गुटका ले सकते हैं, ये एक लकड़ी है, और साथ ही लोहे की 2 पत्ती ले सकते हैं, ये 2 लोहे की पत्ती हैं, और रबड़ के छल्लों का यूज़ करके आप सेल होल्डर बना सकते हैं जो बैटरी को होल्ड करके रख सके। ये सेल होल्डर आप बना सकते हैं। और ये ज़रूरी है कि रबड़ के छल्ले धातु की पत्तियों को कसकर जकड़े रहें। जो रबड़ के छल्ले होते हैं वो धातु की पत्तियों को कसकर अगर जकड़े रहेंगे तभी आपके जो सेल होल्डर हैं वो सही तरीके से बन पाएंगे। और फिर आप उसमें बैटरी को लगा सकते हैं और फिर बैटरी का यूज़ आप कर सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं चित्र 10.7 में दर्शाए गए विद्युत परिपथ का परिपथ आरेख। यानी कि कभी भी आप एक्सपेरिमेंट करते हैं तो आप को ज़रूरत होती है कि उसका आप आरेख बनाएं। तो यहाँ एक आरेख दिया गया है 10.7 में। इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये जो चित्र दी गई है इसमें दर्शाया गया है कि एक सेल का इस्तेमाल करते हुए आप एक बल्ब को कैसे जला सकते हैं। तो जो सेल है उसका जो धन टर्मिनल है वो किसके साथ जोड़ा गया? बल्ब के साथ जोड़ा गया है, और ऋण टर्मिनल से एक तार लेकर स्विच से जोड़ा गया है और फिर यहाँ से बल्ब में जोड़ा गया है। और इस तरह से जब आप स्विच को ऑन करते हैं तो इससे जो करंट है, जो एनर्जी है वो फ़्लो होती है, और फ़्लो होने के बाद ये एक रास्ता बन जाता है, और रास्ता बनने के बाद ये बल्ब जल जाता है। लेकिन जैसे ही अगर इस स्विच को आप ऑफ़ करते हैं तो इसके जो रास्ते हैं वो टूट जाते हैं। यानी कि जो फ़्लो कर रहा था एनर्जी, जो फ़्लो कर रहा था इलेक्ट्रिसिटी, धारा, वो उसको फिर आगे का रास्ता नहीं मिल पाता। उसे आगे जाने के लिए रास्ता चाहिए, लेकिन जैसे ही रास्ता टूट जाता है तो वो फिर आगे नहीं धारा बह पाता, इसलिए ये फिर बल्ब नहीं जल पाता। लेकिन जैसे ही रास्ता बन जाता है
तो ये जो धारा है वो बहते हुए बल्ब तक आती है और बल्ब क्या करता है, उस धारा को प्रकाशीय ऊर्जा में बदल देता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये एक सेल है। सेल के जो धन टर्मिनल यानी जो लंबी वाली पतली रेखा है वो धन टर्मिनल है, उससे एक तार किसमें जोड़ी गई, बल्ब में, और ऋण टर्मिनल से एक तार स्विच से जोड़ते हुए दोबारा से वो बल्ब में जाकर जोड़ी जाती है, ताकि इस सेल के अंदर की जो धारा है वो बल्ब तक पहुंच सके। बल्ब तक कैसे पहुंचेगी, जो स्विच है जब उसको ऑन किया जाता है तो यहाँ से जो धारा है वो बहते हुए एक रास्ता बन जाता है, बहते हुए जाती है और बल्ब तक पहुँचती है और बल्ब जल उठता है। लेकिन जैसे ही ये रास्ता टूट जाता है तो ये जो बैटरी से निकलने वाली धारा है, ये जो सेल से निकलने वाली धारा है, इसे फिर रास्ता नहीं मिल पाता और फिर ये बल्ब बुझ जाता है। प्रतीकों का उपयोग करके विद्युत परिपथ आरेख खींचना काफ़ी आसान होता है, इसलिए सामान्यतः हम विद्युत परिपथों को परिपथ आरेखों से निरूपित करते हैं। जब हम सिंबल का इस्तेमाल करते हैं और उससे जो विद्युत परिपथ है, जो इलेक्ट्रिसिटी के रास्ते हैं, उनका एक चित्र बनाना, उनका एक आरेख खींचना काफ़ी आसान हो जाता है, ताकि हम इसे अच्छी तरीके से समझ सकें कि किस तरह से जो विद्युत धारा है, जो इलेक्ट्रिसिटी है, किस तरह से फ्लो करती है। आप यहाँ देख सकते हैं ये क्या है, बल्ब है, ये क्या है, सेल का प्रतीक है, ये क्या है, स्विच का प्रतीक है। और जैसे ही ये स्विच का प्रतीक क्या दर्शा रहा है कि ये ऑफ है। अगर ऑफ है तो जो सेल है उससे जो विद्युत धारा है वो प्रवाह नहीं हो रही है, वो फ्लो नहीं हो रही है, क्योंकि इसका रास्ता टूटा हुआ है और इस वजह से ये बल्ब भी जल नहीं रही है। लेकिन जैसे ही इसको जोड़ा जाएगा, यहाँ से विद्युत धारा फ्लो करते हुए जाएगी बल्ब तक और बल्ब उस विद्युत धारा को प्रकाशीय ऊर्जा में बदल देगा और बल्ब जल जाएगा। बल्ब में एक पतला तार होता है जिसे तंतु अथवा फिलामेंट कहते हैं। यह तभी दीप्त होता है जब इससे विद्युत धारा प्रवाहित होती है। यदि बल्ब का तंतु टूट जाता है तो वह फ्यूज हो जाता है। अब एक क्वेश्चन है कि आखिर ये बल्ब जलता कैसे है। इस बल्ब के अंदर का जो तार है वो जलता है और उस तार को क्या कहते हैं, उस तार को कहते हैं फिलामेंट। और ये फिलामेंट तभी जलता है जब इससे जो विद्युत धारा है, जो इलेक्ट्रिसिटी जब बहती है, तभी ये फिलामेंट जलता है। अगर विद्युत धारा नहीं बहेगी इस तार से होते हुए तो फिलामेंट नहीं जलेगा और बल्ब रोशनी नहीं देगा। अगर बल्ब का तंतु टूट जाता है तो वह फ्यूज़ हो जाता है, यानी कि जो बल्ब होते हैं, अगर ये क्या है, ये फिलामेंट है, ये फिलामेंट का प्रतीक है। तो ये जो अगर जो फिलामेंट है बीच से अगर टूट जाता है तो क्या होगा, जब टूट जाएगा तो क्या इलेक्ट्रिसिटी बहेगी, नहीं बहेगी। विद्युत धारा क्या बहेगी, नहीं बहेगी, क्योंकि उसके रास्ते टूट गए। इस वजह से ये जो बल्ब है नहीं जलेगा। लेकिन जब बल्ब के जो फिलामेंट जुड़े होते हैं और उसके ऊपर से यानी उससे होते हुए जब इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है, विद्युत धारा पास की जाती है, तो फिलामेंट जल जाता है। यहाँ लिखा है, ध्यान दीजिए कुंजी अथवा स्विच को परिपथ में कहीं पर भी लगाया जा सकता है। कुंजी जिसे हम स्विच कहते हैं उसको परिपथ का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी के जो रास्ते बनाए जाते हैं, उसमें कहीं पर भी आप स्विच को लगा सकते हैं। चाहे यहाँ लगा सकते हैं, चाहे यहाँ लगा सकते हैं, चाहे यहाँ लगा सकते हैं। जब स्विच ऑन की स्थिति में होता है तो बैटरी को धन टर्मिनल से बैटरी के ऋण टर्मिनल तक परिपथ पूरा होता है। जब स्विच ऑन होता है तो बैटरी का जो धन टर्मिनल होता है वो धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल तक परिपथ पूरा हो जाता है, यानी कि जो बैटरी होती है यहाँ प्लस होता है, यहाँ माइनस होता है, तो यहाँ से होते हुए जो रास्ता जाता है यहाँ तक पूरा हो जाता है। माइनस से ऋण टर्मिनल से होते हुए प्लस टर्मिनल तक जो रास्ता है वो कंप्लीट हो जाता है। तो इस बीच अगर बल्ब को हम लगाएं, स्विच को लगाएं, तो वो बल्ब क्या होगा, जल जाएगा, क्योंकि इसी रास्ते से होते हुए जो विद्युत धारा है वो बह रही है। परिपथ को तब बंद कहा जाता है तथा सारे परिपथ में तुरंत विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। और जब
जो बैटरी होती है धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल को जब जोड़ा जाता है, जब रास्ता पूरा हो जाता है तो हम कहेंगे कि जो रास्ता है वो बंद है। और यानी कि जो रास्ता है वो बंद है, वो रास्ता बना चुका है और फिर उससे होते हुए जो इलेक्ट्रिसिटी है वो पास हो सकती है और जो सारे परिपथ हैं यानी जो सारे रास्ते हैं तुरंत उससे विद्युत धारा फ्लो होने लगती है। जब स्विच ऑफ की स्थिति में होता है तो परिपथ अधूरा होता है और जब स्विच को ऑफ किया जाता है तो परिपथ अधूरा हो जाता है, क्योंकि उसके बीच के जो रास्ते होते हैं वो टूटे हुए होते हैं। तब इसे खुला परिपथ कहते हैं। और तब इसे कौन सा परिपथ कहते हैं, कौन सा रास्ता कहते हैं, खुला रास्ता कहते हैं। इस स्थिति में परिपथ के किसी भी भाग में कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती और इस सिचुएशन में जो रास्ते बनाए गए हुए होते हैं उनके किसी भी भाग में जो करंट है वो फ्लो नहीं होता, जो विद्युत धारा है वो फ्लो नहीं होता। यहाँ लिखा है विद्युत मेंस से संयोजित दीप्त विद्युत बल्ब को कभी न छुएं। जलते हुए बल्ब को कभी न छुएं, ये अत्यधिक तप्त हो सकता है तथा आपका हाथ जल सकता है। और जो बल्ब है जलने पर वो बहुत ज़्यादा गर्म हो सकता है और अगर आप उसे छुएंगे तो आपका हाथ जल सकता है। विद्युत मेंस विद्युत जनित्र अथवा इन्वर्टर की विद्युत आपूर्ति से कभी भी छेड़छाड़ ना करें। अगर जहाँ से विद्युत की आपूर्ति हो रही है उससे कभी छेड़छाड़ ना करें। आपको विद्युत आघात लग सकता है यानी आपको करंट लग सकता है जो घातक हो सकता है, जो खतरनाक हो सकता है। यहाँ सुझाए गए सभी क्रियाकलापों के लिए केवल विद्युत सेलों का ही उपयोग कीजिए। और यहाँ लिखा है कि अगर आप कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो सिर्फ आप विद्युत सेल का इस्तेमाल कीजिए। विद्युत सेल हमने पढ़ा कि जो धन टर्मिनल और माइनस टर्मिनल होता है उसको जब आपस में एक साथ रखा जाता है तो वो क्या बन जाता है, वो बैटरी बन जाता है। तो ये जो अलग अलग सेल हैं इन्हीं का आप इस्तेमाल करके एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आगे लिखा है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। जो विद्युत धारा होती है उससे गर्मी भी निकलती है, उससे ताप भी निकलता है और इसे हम क्या कहेंगे, तापीय प्रभाव। जब किसी तार से कोई विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह तप्त हो जाता है, इसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। जब कोई तार है उस तार से जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है, इलेक्ट्रिसिटी जब प्रवाहित होती है तो वो गर्म हो जाता है। चूँकि ये गर्म हो जाता है इसलिए ये कौन सा प्रभाव है, इसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। विद्युत धारा के दो प्रभाव होते हैं, पहला है तापीय प्रभाव और दूसरा है उसका मैग्नेटिक इफेक्ट यानी कि वो चुंबक की तरह भी काम करता है। तो अभी हमने क्या पढ़ा, अभी हमने पढ़ा कि जो तार है अगर उसे विद्युत धारा को फ्लो किया जाता है, उससे विद्युत धारा अगर प्रवाहित होती है, बहती है तो वो गर्म हो जाता है। चूँकि ये गर्म हो जाता है इसलिए विद्युत धारा का ये कौन सा प्रभाव होगा, तापीय प्रभाव होगा। कमरों को गर्म करने अथवा खाना पकाने में उपयोग होने वाले विद्युत तापक में तारों की एक कुंडली होती है। तार की इस कुंडली को विद्युत तापन अवयव अथवा केवल अवयव या एलिमेंट कहते हैं। यहाँ लिखा है कि कमरों को गर्म करने के लिए या फिर खाना पकाने में यूज़ किए जाने वाले आपने विद्युत तापक देखे होंगे, यानी कि करंट का, इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हुए जो चीज़ें हैं उन्हें गर्म किया जाता है और चूँकि उनमें गर्मी आ जाती है तो आप कमरे को गर्म रख सकते हैं और खाना पका सकते हैं। तो इस तरह के जो विद्युत तापक होते हैं उनमें तारों की एक कुंडली होती है। तार किस तरह से कुंडली बनी हुई होती है, तार की इस कुंडली को विद्युत तापन अवयव कहते हैं। तार की इस कुंडली को क्या कहते हैं, विद्युत तापन अवयव, यानी ऐसी चीज़ जो इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करते हुए गर्म हो जाए, खुद से गर्मी दे और तप जाए। तो इस तरह की चीज़ों को हम क्या कहते हैं, इस तरह की चीज़ों को जो कि विद्युत से गर्मी प्रोड्यूस करती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम विद्युत तापन अवयव या फिर अवयव या एलिमेंट कहते हैं। याद रखिएगा कि जो बल्ब होता है उसमें क्या होता है, उसमें होता है फिलामेंट, और जो तार गर्म हो कर के गर्मी देता है, जलता है, उसे क्या कहते हैं, एलिमेंट। जब इन साधित्रों को विद्युत मेंस से संयोजित करके स्विच को ऑन की स्थिति में लाते हैं तो इनके अवयव रक्त
तप्त होकर ऊष्मा देने लगते हैं। यहाँ लिखा है कि जब इन साधित्रों को, या कौन से साधित्रों को, कमरा गर्म करने वाले विद्युत तापक या खाना पकाने में यूज़ होने वाले विद्युत तापक को जब स्विच के साथ, तारों के साथ जब जोड़ा जाता है, तो जो अवयव होते हैं, ये जो एलिमेंट होते हैं, जो कुंडली की तरह जो तार हैं, ये जो एलिमेंट हैं, वो पूरी तरीके से गर्म हो जाते हैं। किसी तार में उत्पन्न ऊष्मा का परिमाण उस तार के पदार्थ की धातु जिससे यह बना है, लंबाई तथा मोटाई पर निर्भर करता है। अतः विभिन्न आवश्यकताओं के लिए विभिन्न पदार्थों तथा विभिन्न लंबाई एवं मोटाई के तार उपयोग किए जाते हैं। जो भी तार यूज़ किए जाते हैं, यहाँ लिखा है कि तार में जो उत्पन्न ऊष्मा होती है, विद्युत धारा की वजह से जो ऊष्मा उत्पन्न होती है, उसका जो परिमाण होता है, उस तार के पदार्थ, जिस धातु से ये बना है, जो तार है वो जिस धातु से बना है, उसकी लंबाई और मोटाई पर डिपेंड करता है। अगर कोई तार ऊष्मा उत्पन्न करता है तो ये किस पर डिपेंड है कि उसमें जो ऊष्मा है ज़्यादा होगी या कम होगी। अगर ये जो तार है जिस धातु से बना है और उस धातु की लंबाई और मोटाई क्या है, उसी के ऊपर ये डिपेंड करता है। अतः विभिन्न आवश्यकताओं के लिए, यानी कि अलग अलग ज़रूरतों के लिए अलग अलग पदार्थों और अलग अलग लंबाई और मोटाई के तार यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि ये जो हीटर है, इसकी जो तार है वो आयरन में यूज़ नहीं किए जा सकते, और आयरन के जो तार हैं वो इस हीटर में यूज़ नहीं किए जा सकते, क्योंकि जो हीटर के तार हैं वो ज़्यादा गर्मी प्रोड्यूस करते हैं और ज़्यादा ऊष्मा प्रोड्यूस करते हैं। विद्युत परिपथों को जोड़ने में प्रयोग होने वाले तार, संयोजी तार, सामान्यतः गर्म नहीं होते। इसके विपरीत कुछ विद्युत साधित्रों के अवयव इतने अधिक तप्त हो जाते हैं कि आसानी से दिखाई देते हैं। यहाँ लिखा है कि जो विद्युत परिपथ को जोड़ने वाला तार होता है, जैसे कि हमने यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट देखा था कि जब जब सेल से जो तार जोड़े जाते हैं, तार को फिर एक तार को बल्ब से जोड़ा जाता है और इन टर्मिनल से होते हुए, स्विच से होते हुए दूसरे तार को फिर बल्ब से जोड़ा जाता है। तो ये जो तार यूज़ किया गया है, इससे भी तो विद्युत धारा फ्लो हो रही है, इससे भी तो विद्युत धारा बह रही है, लेकिन ये तो गर्म नहीं होता, ये तो ऊष्मा प्रोड्यूस नहीं करता। तो ऐसा क्यों होता है, इसे हम आगे पढ़ेंगे। जबकि कुछ ऐसे तार होते हैं जिसमें से अगर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वो जल जाता है और उसे आसानी से देखा भी जा सकता है, यानी कि उस तार को आसानी से जलते हुए भी देखा जा सकता है। विद्युत बल्ब के तंतु इतने उच्च ताप तक तप्त हो जाते हैं कि दीप्त होकर प्रकाश देना आरंभ कर देते हैं, यानी कि जो बल्ब होते हैं उनके जो तंतु होते हैं, जो फिलामेंट होते हैं, इतने हाई जो ताप होता है, उच्च ताप होता है, उस पर इतने तप्त हो जाते, इतने जल जाते हैं कि वो दीप्त होकर रोशनी देना शुरू कर देते हैं। यदि किसी तार से बड़े परिमाण की विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो तार इतना अधिक तप्त हो सकता है कि वो पिघलकर टूट जाएगा। ऐसा भी होता है कि तार टूट जाता है, बल्ब फ्यूज़ हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? अगर किसी तार से बड़े परिमाण की विद्युत धारा, यानी कि ज़्यादा परिमाण में अगर विद्युत धारा फ्लो हो रही है, प्रवाहित हो रही है, जितनी इस तार की शक्ति है वो उतना ही विद्युत धारा को खुद से फ्लो कर सकता है। लेकिन अगर इसके ताकत से ज़्यादा अगर विद्युत धारा इससे फ्लो होते हुए जाएगा तो ये तार बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा और इसकी वजह से ये पिघलकर टूट जाएगा। यहाँ लिखा है कि रोशनी को उत्पन्न करने के लिए तापदीप्त बल्बों का प्रायः यूज़ होता है, यानी कि ऐसे बल्ब जो जलते भी हैं और गर्मी भी देते हैं। और इसका मतलब ये हुआ कि जो विद्युत है उसका एक भाग गर्मी प्रोड्यूस करने में खर्च हो जाता है, जो कि सही नहीं है। इसलिए जो विद्युत है, जो इलेक्ट्रिसिटी है, उसका नुकसान होता है। और इससे बचने के लिए फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट
और सिफिलिस का इस्तेमाल किया जाता है। आजकल एलईडी बल्ब का यूज़ किया जाता है। एलईडी जो बल्ब होते हैं वो विद्युत का कम यूज़ करते हैं और इस तरह से एलईडी बल्ब बहुत ही विद्युत दक्ष हैं और इसलिए इन्हें प्राथमिकता दी जा रही है। आगे लिखा है, कुछ विशेष पदार्थों के बने तारों से जब अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब वे शीघ्र ही पिघलकर टूट जाते हैं। कुछ विशेष पदार्थ के बने तार होते हैं, जब इनसे ज़्यादा विद्युत धारा फ्लो होती है, बहती है, तो वो तुरंत ही पिघलकर टूट जाते हैं। इन तारों का उपयोग विद्युत फ्यूज़ बनाने में किया जाता है और ऐसे तारों का उपयोग कहाँ किया जाता है? विद्युत फ्यूज़ बनाने में किया जाता है। विद्युत फ्यूज़ क्यों बनाया जाता है? ताकि जब कभी भी ज़्यादा वोल्टेज आ जाए, ज़्यादा अगर विद्युत धारा बहने लगे तो कहीं पर आग ना लगे, इस वजह से विद्युत फ्यूज़ बनाया जाता है ताकि जो करंट है, जो इलेक्ट्रिसिटी है, उसका फ्लो रुक जाए और जो आग लगने की समस्या है वो ना हो। सभी भवनों में प्रत्येक विद्युत परिपथ में फ्यूज़ लगाए जाते हैं। प्रत्येक विद्युत परिपथ में से प्रवाहित की जा सकने वाली विद्युत धारा की कोई अधिकतम सीमा होती है जिसे उसमें से सुरक्षापूर्वक प्रवाहित किया जा सकता है। यहाँ लिखा है कि जितने भी घर होते हैं उन सभी घरों में विद्युत परिपथ में एक फ्यूज़ लगाया जाता है और हर एक विद्युत परिपथ में, यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी जिस रास्ते से होकर के बहती है उस रास्ते में से प्रवाहित की जा सकने वाली जो विद्युत धारा है उसकी कोई अधिकतम सीमा होती है, यानी कि इतने सीमा तक विद्युत धारा प्रवाहित होगी जिसे उसमें से सुरक्षापूर्वक प्रवाहित किया जाता है। अगर जो फ्यूज़ है उसमें से जो धारा प्रवाहित हो रही है, अगर ये अधिकतम सीमा तक है तो ये जो आग लगने का डर होता है या फिर तार के जलने का डर होता है वो नहीं होगा। लेकिन जैसे ही जो विद्युत धारा है वो ज़्यादा अगर होगी और इस जो फ्यूज के तार से होकर के जब बहेगी तो ये जो फ्यूज़ है वो क्या होगा, ज़्यादा धारा की वजह से टूट जाएगा और जब टूट जाएगा तो विद्युत का फ्लो नहीं होगा और जो घर में आग लगने की समस्या है, तार जलने की समस्या है वो नहीं होगा। तो विद्युत फ्यूज़ क्या है, एक सुरक्षा के रूप में लगाया जाता है। यदि किसी दुर्घटनावश विद्युत धारा का मान इस सुरक्षा सीमा से अधिक हो जाता है तो तार अतितप्त हो सकते हैं जिससे आग लग सकती है। अगर जो विद्युत धारा है, अगर विद्युत धारा सुरक्षा सीमा से ज़्यादा हो जाता है तो जो तार होंगे वो बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाएगा और आग लग सकती है। इसलिए परिपथ में अच्छा फ्यूज़ लगाना ज़रूरी होता है जो पिघल जाएगा और जब ये पिघल जाएगा तो रास्ता टूट जाएगा और जब रास्ता टूट जाएगा तो ज़्यादा जो फ्लो हो रहा है विद्युत धारा का वो नहीं होगा, वो बीच में ही रुक जाएगा। अतः फ्यूज़ सुरक्षा युक्ति है जो विद्युत परिपथ की क्षति तथा संभावित आग के प्रति सुरक्षा प्रदान करता है। इसलिए जो फ्यूज है वो सुरक्षा प्रदान करता है, विद्युत परिपथ की क्षति यानी इसके नुकसान और आग लगने की जो संभावना होती है उससे सुरक्षा प्रदान करता है। विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के फ्यूज़ उपयोग किए जाते हैं। चित्र 10.14 में हमारे घरों में उपयोग होने वाले फ्यूज़ दर्शाए गए हैं। चित्र 10.15 में दर्शाए गए फ्यूज़ों का व्यापक उपयोग विद्युत संयंत्रों में किया जाता है। जो 10.14 में दर्शाया गया है ये हमारे घरों में यूज़ होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर तार लगाया गया है और जब इसी तार से होते हुए जब विद्युत धारा बहती है और जो अधिकतम सीमा होती है उससे अगर ज़्यादा फ्लो होने लगती है तो ये बीच से ही टूट जाता है और घर के जो इलेक्ट्रिसिटी हैं वो ऑफ हो जाते हैं। फिर इसे बनाया जाता है, यानी कि इस रास्ते को बनाया जाता है ताकि जो विद्युत धारा है वो इससे फ्लो होते हुए घर में इलेक्ट्रिसिटी आ सके। तो जैसे ही अगर नॉर्मल विद्युत धारा रहती है तो ये ठीक रहता है, इससे बहते हुए विद्युत धारा जाती है और घर में इलेक्ट्रिसिटी रहती है। लेकिन जैसे ही विद्युत धारा ज़्यादा हो जाती है, इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा हो जाती है, इससे होते हुए जब बहती है, वोल्टेज अगर ज़्यादा हो जाता है तो ये बीच से टूट जाता है। और ये जो 10.15 है ये विद्युत फ्यूज़ है तथा फ्यूज़ होल्डर है।
और ये किस में यूज़ किया जाता है? ये विद्युत साधित्रों में यूज़ किया जाता है। यहाँ लिखा है कभी भी मुख्य परिपथ से संयोजित विद्युत फ्यूज की स्वयं जांच पड़ताल करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। कभी भी जो मेन परिपथ होता है उससे जुड़े हुए जो विद्युत फ्यूज होते हैं उनकी खुद से जांच पड़ताल करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। तथापि आप विद्युत परिपथों की मरम्मत करने वाली दुकान पर जाकर बेकार हो गए फ्यूज़ों की नए फ्यूज़ से तुलना कर सकते हैं। यहाँ लिखा है कि अगर आप विद्युत फ्यूज़ की तुलना करना चाहते हैं, आप विद्युत परिपथों की मरम्मत करने वाली दुकान पर जाकर, यानी जो इलेक्ट्रिसिटी की जो दुकान होती है जहाँ पर चीज़ों को बनाया जाता है, पंखे, हीटर ये सब बनाए जाते हैं, वहाँ पर जाकर बेकार हो गए जो फ्यूज़ होते हैं उन फ्यूज़ों को नए फ्यूज़ से कंपैरिजन कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं। यहाँ लिखा है आजकल फ्यूज़ के जगह पर लघु परिपथ विच्छेदकों यानी एमसीबीज़ का उपयोग लगातार बढ़ रहा है। जब किसी परिपथ में जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, जो विद्युत धारा होती है, वो सुरक्षा सीमा से जब अधिक हो जाती है तो ये ऐसे स्विच होते हैं जो खुद ही ऑफ हो जाते हैं। आप इन्हें फिर से ऑन कर देंगे तो परिपथ पूरा हो जाएगा। डब्बे पर भी ISI चिन्ह ज़रूर देखना चाहिए। यहाँ लिखा है सदैव ISI चिन्ह वाले उचित फ्यूज़ों जिनका उल्लेख किसी विशेष अनुप्रयोग के लिए किया गया हो का ही उपयोग करना चाहिए। यानी कि ऐसे फ्यूज़ जिसमें ISI का चिन्ह हो उसे ही खरीदना चाहिए। फ्यूज़ के स्थान पर किसी भी तार अथवा धातु की पट्टी का उपयोग कदापि नहीं करना चाहिए और फ्यूज़ के जगह पर किसी भी तार का या फिर धातु की पट्टी का इस्तेमाल कभी भी नहीं करना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। यहाँ एक चित्र दिया गया है, इसे हम लोग समझ लेते हैं। ये एक सेल है। सेल के इस तरफ धन टर्मिनल है और इस तरफ है ऋण टर्मिनल। ऋण टर्मिनल से होते हुए एक तार माचिस की डिबिया के ऊपर लपेटा हुआ है और फिर यहाँ से होते हुए ये एक बल्ब से जुड़ा है और बल्ब से होते हुए ये एक स्विच से जुड़ा है और फिर स्विच से होते हुए ये जो विद्युत धारा का परिपथ है वो किससे जुड़ा है? धन टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। जैसे ही स्विच ऑफ की जाती है ये बल्ब ऑफ हो जाती है, लेकिन जैसे ही ये स्विच ऑन की जाती है ये बल्ब भी जलती है और इस डिबिया के अंदर रखी हुई जो चुंबकीय सुई है वो फिर मूव करने लगती है, यानी कि वो हिलने लगती है। हालांकि जो तार है वो चुंबकीय सुई से सटी हुई नहीं है, लेकिन फिर भी ये जो चुंबकीय सुई है वो मूव करने लगती है, हिलने लगती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो विद्युत धारा है वो उसमें चुंबकीय प्रभाव होता है, यानी कि वो चीज़ों को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। हम जानते हैं कि चुंबकीय सुई एक लघु चुंबक होती है जो उत्तर दक्षिण दिशा की ओर संकेत करती है। हम ये जानते हैं कि जो चुंबकीय सुई होती है वो एक छोटा चुंबक होता है जो उत्तर दक्षिण दिशा की ओर पॉइंट आउट करती है। जो सुई होती है वो ये बताती है कि उत्तर दक्षिण दिशा किस ओर है। जब हम कोई चुंबक इसके नज़दीक लाते हैं तो सुई विक्षेपित हो जाती है, यानी कि वो मूव करने लगती है, हिलने लगती है। जब चुंबकीय सुई के निकट रखे तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब भी सुई विक्षेपित होती है और जब चुंबकीय सुई के नज़दीक तार में विद्युत धारा यानी कि जो विद्युत धारा है अगर उसे फ्लो किया जाता है तब भी सुई मूव करने लगती है, वो हिलने डुलने लगती है। हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड नाम के वैज्ञानिक वे ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ये देखा कि जब भी किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके पास रखी चुंबकीय सुई में विक्षेप होता है। हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड नाम के एक वैज्ञानिक थे। वो ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ये देखा था कि जब किसी तार से विद्युत धारा को फ्लो किया जाता है तो उसके पास रखी हुई जो चुंबकीय सुई होती है उसमें मूवमेंट होना शुरू हो जाता है, वो हिलना शुरू कर देती है। अतः जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह चुंबक की भांति व्यवहार करता है और इस तरह से हम ये समझ सकते हैं कि जब किसी तार से विद्युत धारा फ्लो होती है तो वो चुंबक की तरह बिहेव करने लगता है, उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट आते हैं।
इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। चूँकि जो विद्युत धारा है वो चुंबक की तरह बिहेव करता है, व्यवहार करता है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, इसे हम विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहेंगे। वास्तव में विद्युत धारा का उपयोग चुंबकों के निर्माण में किया जाता है, और चूँकि ये जो चुंबक की तरह व्यवहार करता है, इसे हम विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। और हकीकत में ये जो धारा है, इसका उपयोग कहाँ होता है, इसका उपयोग चुंबकों को बनाने में किया जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे विद्युत चुंबक के बारे में। यहाँ हम एक क्रियाकलाप करेंगे। ये क्या है, सेल का सिंबल है। ये क्या है, स्विच का सिंबल है। ये क्या है, कील है। ये जो सेल है उसके धन टर्मिनल से एक तार होते हुए कील में लपेटी जाती है, और फिर इसी कील से होते हुए स्विच से जोड़ी जाती है, और स्विच से होते हुए ऋण टर्मिनल से जोड़ी जाती है। जब स्विच ऑन किया जाता है तो ये जो विद्युत धारा है ये यहाँ से फ्लो होती है, और जैसे ही इस कील के नज़दीक अगर पिन रखा जाता है तो ये कील की ओर अट्रैक्ट हो जाता है, कील में ये चिपक जाता है। और जैसे ही इस स्विच को ऑफ किया जाता है तो इस कील में जो विद्युत धारा है उसका प्रवाह नहीं होता, और इसकी वजह से ये जो पिन है वो कील से फिर दूर हट जाता है। इससे हम क्या समझते हैं कि जब विद्युत धारा फ्लो होती है तो इसमें चुंबकीय प्रभाव होता है, जिसकी वजह से जब ये कील से होते हुए विद्युत धारा गुजरती है तो कील के नज़दीक जो रखी हुई पिन होती है ये इसकी ओर अट्रैक्ट होती है और चिपक जाती है। और जैसे ही विद्युत धारा को बंद किया जाता है, स्विच ऑफ किया जाता है, तो जो विद्युत धारा है वो फ्लो नहीं हो पाती, और इसमें चुंबकीय जो इफेक्ट है वो नहीं होता, चुंबकीय प्रभाव नहीं होता, ख़त्म हो जाता है और पिन फिर से अलग हो जाती है। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कुंडली चुंबक की भांति व्यवहार करती है। जब विद्युत धारा को फ्लो करवाया जाता है तो जो कुंडली है, यानी जो कील में इस तरह से तार को लपेटा गया होता है, वो चुंबक की तरह बिहेव करने लगती है, और जब विद्युत धारा का प्रवाह जब ख़त्म हो जाता है तो कुंडली का भी जो चुंबक के प्रभाव है वो भी ख़त्म हो जाता है। इस तरह की कुंडली को विद्युत चुंबक कहा जाता है। विद्युत चुंबकों को अति प्रबल बनाया जा सकता है, ये अत्यंत भारी बोझ उठा सकते हैं, और विद्युत चुंबक को बहुत ही ज़्यादा ताकतवर भी बनाया जा सकता है, और ताकतवर बनाने पर ये क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा बोझ को भी उठा सकते हैं। क्रेनों के एक सिरे पर प्रायः एक प्रबल विद्युत चुंबक लगा होता है। विद्युत चुंबकों का उपयोग कबाड़ से चुंबकीय पदार्थों को पृथक करने के लिए भी किया जाता है। यहाँ लिखा है कि क्रेनों के एक सिरे पर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग विद्युत चुंबक लगा होता है। विद्युत चुंबकों का उपयोग क्यों किया जाता है, ताकि कबाड़ से जो चुंबकीय पदार्थ हैं उनको अलग किया जा सके। डॉक्टर दुर्घटनावश आँख में गिरे चुंबकीय पदार्थ के छोटे टुकड़ों को बाहर निकालने में नन्हे विद्युत चुंबकों का उपयोग करते हैं। डॉक्टर भी जो छोटे छोटे चुंबक होते हैं उनका भी इस्तेमाल करते हैं। क्यों इस्तेमाल करते हैं, अगर आँख में कोई चुंबकीय पदार्थ गिर जाता है तो चुंबकीय पदार्थ के जो छोटे टुकड़े होते हैं उनको बाहर निकालने के लिए छोटे छोटे विद्युत चुंबकों का भी यूज़ डॉक्टर करते हैं। बहुत से खिलौनों के भीतर भी विद्युत चुंबक लगे होते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे विद्युत घंटी के बारे में। हम सभी विद्युत घंटी से भली भांति परिचित हैं। हम सभी जानते हैं कि विद्युत घंटी क्या होता है। जब हम स्विच ऑन करते हैं तो घंटी बजने लगती है। इसमें एक विद्युत चुंबक होता है। जो विद्युत घंटी होती है उसमें क्या होता है, उसमें विद्युत चुंबक होता है। इसमें लोहे के टुकड़े पर तांबे के तार की कुंडली लिपटी होती है। लोहे का टुकड़ा होता है, उस पर तांबे के तार की कुंडली लिपटी होती है। विद्युत चुंबक के निकट लोहे की एक पत्ती लगी होती है, जिसके एक सिरे से हथौड़ा जुड़ा होता है, और विद्युत चुंबक के नज़दीक लोहे की एक पत्ती लगी होती है, और इस पत्ती के एक सिरे से हथौड़ा जुड़ा होता है। लोहे की पत्ती के समीप एक संपर्क पेच होता है, और लोहे की पत्ती के नज़दीक ही एक पेच होता है। जब लोहे की पत्ती इस पेच के संपर्क में आती है तो विद्युत परिपथ पूरा हो जाता है, और जब लोहे की पत्ती इस पेच के नज़दीक आती है, कांटेक्ट में आती है, तो
विद्युत परिपथ पूरा हो जाता है तथा कुंडली से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। और चूंकि परिपथ पूरा हो जाता है तो कुंडली से जो विद्युत धारा है वो बहने लगती है, जिससे वह विद्युत चुंबक बन जाती है, जिससे कि वो जो विद्युत होती है वो चुंबक बन जाती है। तब ये लोहे की पत्ती को अपनी ओर खींचती है और उसके बाद ये लोहे की पत्ती को अपनी ओर खींचती है। इस प्रक्रिया में पत्ती के सिरे से जुड़ा हथौड़ा घंटी से टकराता है और इस प्रक्रिया में जो पत्ती के सिरे से जुड़ा हथौड़ा होता है वो घंटी से टकराता है। यानी कि जैसे ही जो करंट फ्लो होता है, जो विद्युत धारा फ्लो होती है, तो जो पत्ती है उसके सिरे से जो जुड़ा हुआ हथौड़ा होता है वो घंटी से टकराता है और ध्वनि उत्पन्न होती है और इस तरह से जो आवाज़ है वो उत्पन्न होती है। परंतु जब विद्युत चुंबक लोहे की पत्ती को अपनी ओर खींचता है तो यह परिपथ को भी तोड़ देता है, लेकिन जब विद्युत चुंबक लोहे की पत्ती को अपनी ओर खींचता है तो फिर यह परिपथ टूट जाता है और इससे कुंडली से जो विद्युत धारा प्रवाह होती है वो समाप्त हो जाता है। अब कुंडली विद्युत चुंबक नहीं होती और अब इस तरह से जो कुंडली है विद्युत चुंबक नहीं होती, ये लोहे की पत्ती को भी अपनी ओर नहीं खींचती है। लोहे की पत्ती अपनी मूल स्थिति में आकर पुनः संपर्क पेंच से स्पर्श करती है और चूंकि जब उसमें प्रवाह समाप्त हो जाता है तो कुंडली विद्युत चुंबक नहीं होती है और इस तरह से ये लोहे की पत्ती को भी अपनी ओर नहीं खींचती है। लोहे की पत्ती अपनी मूल स्थिति में आकर दोबारा से संपर्क पेंच से टच करती है, इससे परिपथ फिर से पूरा हो जाता है। कुंडली से पुनः विद्युत धारा बहने लगती है और हथौड़ा दोबारा से घंटी से टक्कर मारता है। ये जो प्रोसेस है वो बहुत जल्दी दोहराई जाती है। हर बार जो परिपथ पूरा होता है हथौड़ा घंटी से टकराता है और इस तरह से फिर उसके बाद परिपथ टूट जाता है, फिर हथौड़ा और जो है वो हट जाता है और इस तरह से विद्युत घंटी बजती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये एक पिक्चर दर्शाई गई है। इस तरह से यहाँ पर ये जो सेल है ये जुड़ी हुई है इस तरह से। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो पेंच है आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो पेंच है ये एक पत्ती से जुड़ी हुई है और जैसे ही ये इससे जुड़ी होती है परिपथ पूरा होता है और विद्युत धारा फ्लो होती है। अगर विद्युत धारा जैसे ही फ्लो होती है ये जो कुंडली है वो चुंबकीय प्रभाव इसमें आता है और इस पत्ती को ये अपनी ओर अट्रैक्ट करता है और जैसे ही अट्रैक्ट करता है ये पत्ती इस ओर आती है और ये जो पत्ती से जुड़ा हुआ हथौड़ा है वो इससे टकराता है और जब टकराता है घंटी बजती है और जैसे ही ये पत्ती इससे जुड़ती है ये इससे हट जाती है और जैसे ही हटती है परिपथ फिर ऑफ हो जाता है और ऑफ जैसे ही होता है ये हथौड़ा वापस से अपने पोजीशन में आ जाता है और जैसे ही अपने पोजीशन में आता है फिर इससे जुड़ता है और जुड़ने के बाद फिर से विद्युत धारा फ्लो होती है और विद्युत धारा फ्लो होने के बाद फिर ये इसमें चुंबकीय प्रभाव आता है। जब चुंबकीय प्रभाव आता है फिर इस पत्ती को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। जैसे इस ओर अट्रैक्ट करता है ये दोबारा से घंटी से टकराता है और घंटी से जब टकराता है तो इस तरह से ये जैसे ही टकराता है ये अलग हो जाता है। अलग होने पर फिर से परिपथ टूट जाता है और फिर ये अपने पहले पोजीशन में जैसे ही आता है फिर से ये ऐड हो जाता है और जैसे ही ये हटता है ये दोबारा से इससे अटैच हो जाता है और परिपथ फिर पूरा हो जाता है। इस तरह से ये प्रोसेस चलता रहता है और घंटी लगातार बजती रहती है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।